नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली के बारे में। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, ये हमारा वीडियो दूसरा है। अगर हम वीडियो नंबर की बात करें दूसरा, इससे पहले वीडियो एक इस लेक्चर का आ चुका है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने बताया था, वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया था कि आपका फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताया था। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे बताया था कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, कि इन दोनों में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने कंप्लीट बनाया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो देख लेना सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी एजी वालों के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। उसके साथ ही साथ अगर हम कक्षा 11-12 वालों की बात करें, आप अपनी बुक सस्य विज्ञान की पाठ नंबर तीसरा वहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा इस नाम से। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का रहने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं आज हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। डिटेल में देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, और यही इसी के साथ ही साथ हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। अगर हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न समझ गए तो सिस्टम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई किसान है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, ये किसान है। अब ये किसान क्या है, अपना एक क्रॉपिंग पैटर्न बनाएगा। अब अगर क्रॉपिंग पैटर्न अपना बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा देखिएगा। जैसे मान लो इसने एक साल का अपना सोचा। ठीक है भाई, एक साल में कितने 3 सीजन होते हैं, तो 3 सीजनों में ये सोच लेता है कि हमको ये फसलें अपने सीजन में लेनी है। चलो अच्छी बात है, सोच लिया। अब ऐसे ही ये दूसरे साल में सोचेगा, दूसरे साल की भी तो सोच लेगा कि हमको इतनी फसलें इस साल लेनी है। क्योंकि हमारे घरों में होता क्या है, अक्सर हम लोग हमारे जो पापा लोग होते हैं वो सोच लेते हैं। ऐसे ही तीसरे में कर लेगा, तीसरे में भी सोच लेगा कि हमको ये फसलें अपनी उगानी है अपने खेत के अंदर। ऐसे ही चौथे में। ठीक है, ऐसे ऐसे अपना कंप्लीट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। अब ये क्या करेगा, खरीफ सीजन सबसे पहले भाई आता है खरीफ। ऐसा कुछ नहीं, आप रबी से भी क्रॉपिंग पैटर्न को ले सकते हैं। उसके बाद में रबी सीजन आपका आ जाएगा। रबी के बाद में क्या आएगा, जायद आएगा। ऐसे ही दूसरे में देख लो, खरीफ आया, खरीफ से अपना फसल बोना स्टार्ट करेगा। फिर रबी आएगी, रबी के बाद क्या आएगा, जायद आएगा। ऐसे ही क्या होगा, तीसरे में भी आएगा, ऐसे ही चौथे में आएगा, ऐसे ही सीजन अपना फॉलो करता हुआ चला जाएगा। अब मान लेते हैं कि इसने क्या किया, खरीफ में ले ली धान की फसल, अर्थात राइस को उगा लिया। और इसने रबी में ले लिया, गेहूं को ले लिया। चीज समझते रहे ना। जायद में इसने क्या किया, मूंग की फसल ले ली। ठीक है, इसने यहाँ पे ले ली मूंग जायद में। ठीक है, अब अगर मान लो इसने यहाँ पे खरीफ में धान की फसल ली, अगर फिर से ये खरीफ में धान की फसल लेगा, मतलब ये पैटर्न धान गेहूं मूंग, अगर ये दूसरे साल भी ये अगर पैटर्न फॉलो कर देगा तो जो मृदा की फर्टिलिटी होगी, उर्वरा शक्ति होगी, वो खत्म हो जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए अब ये क्या करेगा, खरीफ में इसने मान लो ले ली यहाँ पे सोयाबीन की फसल। सोयाबीन कैसी, एक लेगुमिनस क्रॉप है, लेगुमिनेसी कुल की फैमिली की ये फसल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी, तो यहाँ पे क्या नाइट्रोजन मिल जाएगा। और उसके बाद में रबी में इसने क्या ले लिया, ग्राम को ले लिया, मतलब चना को ले लिया। और जायद में इसने क्या ले लिया, उड़द ले लिया। अब आप बताइए कि अगर यही पैटर्न ये फॉलो कर देता दूसरे साल भी अगर पहले वाले पैटर्न को, तो मृदा में कितनी हानि हो जाती, मतलब उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती धीरे धीरे, अगर इसी पैटर्न को फॉलो करता रहता। अब ये चाहे तो पहला वाला जो पैटर्न है पहले साल वाला, वो तीसरे में अपना सकता है, फिर दूसरे वाले को चौथे में अपना सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मृदा की उर्वरा शक्ति मेंटेन रहेगी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब होता क्या है देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट है, वो बात आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। क्या होता है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट बात है कि हम साल के साल में करते हैं तो ईयरली, सीक्वेंस, स्पेचियल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये पूछी जाती है किस तरीके से इसकी डिफिनेशन क्या होती है, क्या इसके बारे में जानते हैं। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, तो आप लोगों को वहाँ पे बताना है। क्या आप लोग वहाँ पे बताएंगे, आप लोग इस तरीके से इसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कहेंगे ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेचियल अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप ऑन अ गिवन एरिया। मतलब एक एरिया जो हमारा लैंड होगा, अर्थात भूमि होगी, भूमि के ऊपर हम सीक्वेंस के रूप में जब हम अपनी खेती को करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोगों को अपनाना है।
अब मान लेते हैं, अब क्रॉपिंग सिस्टम को समझेंगे। अगर मान लो कि ये सब सिस्टम तो हमने बना लिया, पैटर्न अपना बना लिया कि इस तरीके से खेती करनी है, ठीक है, हमारे पास सब कुछ है। उसके बाद में इसका जो मैनेजमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, क्रॉपिंग सिस्टम बोल देंगे। तो हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस उसका मैनेजमेंट। क्या हुआ कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस उसका मैनेजमेंट, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि क्रॉपिंग पैटर्न का मैनेजमेंट ही क्या क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एरिया है, इस एरिया के अंदर, ठीक है, ये हमारा कुछ लैंड है, इसके अंदर खेती करने के लिए हमको बीज, खाद, ट्रैक्टर, ट्राली, मतलब कि जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, बहुत सारी चीज़ों की, हल वगैरह की पड़ेगी ना आवश्यकता, उन सबका जो मैनेजमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, दोनों मिलकर क्रॉपिंग पैटर्न और मैनेजमेंट, मतलब कि इस खेती का पैटर्न जो भी होगा और मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे वो हम लोग देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी आप लोगों को बता दें। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे अच्छा क्रॉपिंग सिस्टम हमारे इंडिया में कौन सा होता है। ठीक है, 1 साल का ले लेते हैं, जैसे 1 साल के अंदर हम लोग कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं, सबसे अच्छा क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है कि राइस और व्हीट। अगर हम बात करें अपने इंडिया में, अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा यही वाला अपनाया जाता है। देखा होगा कि हमारे यहाँ अक्सर क्या करते हैं, राइस के बाद में गेहूं ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कोई और जैसे मान लो उर्द मूंग कुछ भी ले लिया, उसके साथ में बाई चांस ले लेते हैं इसके बाद में जो जायद वाला सीजन आता है। वैसे अगर हम खरीफ और रबी की बात करें तो यही 2 क्रॉपें हमारे भारत देश में ली जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो आप लोग कैसे बताएंगे कि क्रॉप द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा, ये रहेगा आपका इंपॉर्टेंट। क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी कैडेट वगैरह में पूछा जाता है, तो याद रखना हमेशा। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। अब जैसे हिंदी वाले लोग परेशान हो रहे थे उनके लिए भी है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या होती है, सिंपल सी भाषा में इसे कहें तो फसल पद्धति, जिसको हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, फार्म पर उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी के साथ संबंध। वही बात हो गई कि हमारे फार्म के ऊपर जितने भी संसाधन होंगे, ठीक है, किस तकनीकी किस विधि के द्वारा हम लोग खेती करना जा रहे हैं, खाद बीज, इन सारी क्रियाओं का मैनेजमेंट जो होगा, मैनेजमेंट और क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देंगे, क्रॉपिंग सिस्टम बोल देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की मुख्य फसल प्रणाली क्या है, धान और गेहूं है, तो हमेशा याद रखना। अब उसके बाद हम देख रहे हैं फसल प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए क्रॉपिंग सिस्टम। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाती है हमारी एक फसल प्रणाली जिसको हम मोनोकल्चर बोलते हैं, दूसरा रहेगा फसल चक्र जिसको क्रॉप रोटेशन बोला जाता है, तीसरा सघन खेती जिसे हम इंटेंसिव क्रॉपिंग बोलते हैं, चौथे को मिश्रित फसल उत्पादन जिसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। अब इंटेंसिव क्रॉपिंग, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, ये मैंने बता रखा, तो वीडियो पीछे वाला आप देखेंगे, जो हमारा पहला वीडियो इस टॉपिक पे आया है, तो समझ जाएंगे चीज़ें। तो एक एक करके अब हम लोग समझेंगे क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें मोनोकल्चर की, तो मोनोकल्चर आप लोगों को बताते हैं, मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है कि हम बदल बदल कर एक ही फसल को लेते रहें। क्या लिखा हुआ, इस कार्यक्रम के अंतर्गत खेत में बार बार एक ही फसल ली जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा व सिंचाई जल का अभाव होता है वहां खरीफ के मौसम में वर्षा जल को संरक्षित कर फसल उगाई जाती है। अब देखो मोनोकल्चर का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये खेत है, हमारा ये कोई खेत हो गया। अब इस खेत में क्या होगा, खेत में हम फसल लेंगे, फसल लेते समय हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि वहाँ पे पानी की समस्या है या नहीं है, वहाँ पे नदी या नाला कुछ निकला हुआ। मान लो यहाँ पे नदी और नाला कुछ नहीं है, मतलब कि सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, हम पूरी तरीके से वर्षा के ऊपर डिपेंड हैं। किसके ऊपर, वर्षा के ऊपर। अब हम अगर बताओ वर्षा के ऊपर डिपेंड होंगे तो हम क्या फसलें ले पाएंगे,
नहीं ले पाएंगे। अगर बरसे के सीजन की अगर हम खरीफ में मान लो ले लेते हैं, राइस की फसल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में ये ज़मीन खाली पड़ी रहेगी। फिर उसके बाद में दूसरा जब साल आएगा फिर हम राइस की ले लेंगे फसल। ऐसे ही तीसरा जब साल आएगा फिर हम राइस की फसल को ही ले लेंगे। अब ये बाकी तो क्योंकि पानी के अभाव के कारण वहाँ पे पड़ी रहेगी, ज़मीन खाली पड़ी रहेगी, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे जल समस्या है, वहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं, कोई नदी नाला नहीं निकला हुआ है। तो सिंपल सा क्या बोलेंगे इसको, मोनोकल्चर। मतलब एक ही फसल को हम बार बार साल के साल हम वही फसल को बुवाई करते रहें, उसी फसल को लेते रहें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे की फसल चक्र अर्थात क्रॉप रोटेशन के बारे में। अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने खेत के अंदर करना। जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे सोयाबीन की फसल ले ली, ठीक है, सोयाबीन के बाद हमने क्या किया, गेहूं की फसल ले ली, गेहूं के बाद मैंने क्या किया, मान लो उड़द की फसल ले ली। सिंपल सी बात है, ये मैंने क्रॉपिंग पैटर्न अपना कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से क्रॉप रोटेशन में। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन कैसी है, लेगुमिनेसी कुल की फैमिली की फसल है। तो इसकी जड़ों में क्या होता है, सोयाबीन की नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो वातावरण की नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन कर देते हैं, तो हमारी जो मृदा होगी उसके अंदर उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। उसके बाद में गेहूं की फसल लेंगे तो गेहूं की फसल कैसी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कोई भी रोल नहीं होता है, नॉन लेगुमिनस क्रॉप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सोयाबीन की फसल होगी ये नाइट्रोजन को जो इकट्ठा करेगी, जो हमारी गेहूं की फसल होगी वो ले लेगी, तो इससे कोई भी हमारे खेत को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद में फिर उड़द की फसल ले लेंगे। तो क्रॉप रोटेशन करने का मतलब यही होता है कि मृदा के अंदर उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो इसमें लिखी हुई है परिभाषा, किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी उत्पादकता को बनाए रखते हुए उगाई जाने वाली फसलों के क्रम को फसल क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सघन खेती इंटेंसिव क्रॉपिंग की। अब ये चीज़ क्या होती है, अब जैसे मान लो ये हमारा को खेत है, अब हम इस खेत में क्या करें, पानी की व्यवस्था मतलब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी कर लें और खाद की व्यवस्था अच्छी कर लें, अच्छे बीज का ही प्रयोग करें। अब जब तीनों चीज़ें अच्छी होंगी, आपकी अच्छी तरीके से आप अपनी खेती करेंगे तो यहाँ से उत्पादकता तो अच्छी मिलेगी। तो इंटेंसिव मतलब सघन खेती जो होती है इसका मतलब यही होता है कि अच्छी तरीके से पानी और खाद बीज का प्रयोग करके अधिक से अधिक हम उत्पादकता ले सकें अपने फील्ड से, तो इसी को हम लोग सघन खेती कहते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह फसल उगाने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बीज, खाद, उर्वरक व सिंचाई जल की व्यवस्था के साथ साथ किसान एक खेत से दो से अधिक फसलें वर्ष भर में उगाता है। तो वर्ष भर में आप क्या करेंगे, दो से अधिक फसलें ले लेंगे, मतलब राइस ले लेंगे, राइस के बाद में आप व्हीट भी ले लेंगे। तो आपने 2 फसलें मान लो ले ली हैं। इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उत्पादकता ले पाएंगे। इसका मेन उद्देश्य यही होता है। इस प्रकार की खेती करने से कृषक को प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उपज व अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब वही होता है कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता अपने फील्ड से लेते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। उसके बाद में देख लेते हैं मिश्रित फसल उत्पादन, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या चीज़ होती है। अगर हम बात करें अपने घर की या गांव में बात करें, हमारे जो पापा लोग होते हैं, ठीक है, तो गांव के जो लोग किसान होते हैं, तो हम लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि मान लो हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो हम इस 1 हेक्टेयर ज़मीन में क्या करते हैं, भाई हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ, और गेहूँ के साथ हमने क्या ले ली, सरसों ले ली। हो सकता है हमने क्या किया, सरसों के साथ में चना ले लिया। अब यहाँ पे चीज़ समझना, अब हमारे पास ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं, तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी गेहूं के साथ में सरसों लेना, क्योंकि खाने के लिए रोटी चपाती के लिए गेहूं हो जाएगा, तेल के लिए हमारे पास सरसों हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें कि सरसों के साथ में चने, तो दाल आल के लिए खाने के लिए चना हो जाएगा और सरसों तेल के लिए हो जाएगा। तो हमारे घरों में ऐसा किया जाता है। तो ये बात ज़्यादा कोई कठिन है नहीं, आपको समझ में आ ही गई होगी। किसी खेत के कुल उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2 या 2 से अधिक फसलों को संयुक्त रूप से उगाने की क्रिया को मिश्रित फसल उत्पादन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक जब फसलें होंगी किसी खेत के अंदर लगाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखो सरसों लगी, ये गेहूं लगा हुआ है, तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में क्या, फसल पद्धति क्रॉपिंग पैटर्न, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, पहली ही स्लाइड में मैंने वहाँ पे क्या बताया था, आप लोगों को समझाया था कि क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है। हम साल भर में अपनी बुआई करने के लिए खेत के अंदर जो पैटर्न बनाते हैं कि इस तरीके से ये फसलें हमको बुआई करनी है।
तो वही हमारा क्या है, फसल पद्धति कहलाता है। अब वो क्या है कि हम 1 साल का बना लेते हैं, फिर 2 साल का, फिर ऐसे ही तीसरे साल का भी बना लेते हैं, तो ऐसे फॉलो करते हुए हम लोग चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्र का अनुपात फसलों के वार्षिक क्रम व स्थान के प्रबंध तथा खाली क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फसल पद्धति बोलते हैं। जैसे मैंने बताया नहीं था कि हमने क्या किया, पहले सीजन में ले ली खरीफ की फसल, फिर रबी की ली थी, फिर मैंने क्या ली थी, जायद की फसल ली थी। तो इसी तरीके से ये पहले साल का हो जाता है, ऐसे ही दूसरे साल का पैटर्न बना लेंगे, ऐसे ही तीसरे का। तो यही चीज़ थी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।